सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ हमारा प्यारा प्यारा कंपनी ऑडिट। जो भी ऑडिट में सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस रिवीजन में कवर कराने वाला हूं अलोंग विद द क्वेश्चंस। तो मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके। एंड सर वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं कितना, 200 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अचीव करवा देंगे। सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे वही के वही चीजें जो आपने लॉ में पढ़ी थी, अब आ जाओ एक बार ऑडिट के पर्सपेक्टिव से इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कवर करेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ये जो बोर्ड नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इनको एक्सेस करके चल सकते हो। सर सबसे पहले बात करेंगे 143(1), ये क्या कहता है, ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स, यानी इन सब चीजों के बारे में ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी वगैरह करेगा। ठीक है सर, सबसे पहले इंक्वायरी किसके बारे में करता है, ए फॉर एडवांसेस। ए फॉर एडवांसेस यानी जो भी लोन्स और एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं ऑन सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल होम लोन दिया है होम की सिक्योरिटी पे, तो वेदर इट इज प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये कंपनी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। सर एडवांसेस समझ गए। फिर आता है बी फॉर बुक एंट्रीज, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंटेड है बाय द बुक एंट्रीज, अगेन ये चेक करना कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। सी फॉर नॉर्मल कंपनी। सर नॉर्मल कंपनी का मतलब है इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, नॉट अ बैंकिंग कंपनी, एंड इसने अपने एसेट्स को बेचा है किस पे, लॉस पे। हो यानी सर कौन से एसेट्स की बात हो रही है, शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज विच हैव बीन सोल्ड एट लॉस। लॉस का मतलब है एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस, एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस। ए बी सी हो गया। अब आ जाओ डी फॉर डिपॉजिट्स। अगर कंपनी अपने लोन्स एंड एडवांसेस को एज डिपॉजिट दिखा रही है तो उसके बारे में भी इंक्वायर करो। अब सर ऐसा क्यों करती है, ध्यान से समझना। सपोज कंपनी ने लोन दिया एक मिस्टर चलाक को, साथ ही साथ डिपॉजिट दिया मिस्टर भाड़े पे को फॉर रेंटल। कौन सी चीज ज्यादा सिक्योर लग रही है, ये ज्यादा सिक्योर लग रही है, कम सिक्योर लग रही है, तो पैसा तो दोनों में जा रहा है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी फील देने के लिए कंपनी अपने लोन्स एंड एडवांसेस को हो सकता है डिपॉजिट दिखाए, तो ये चीज भी आप इंक्वायर करके चलोगे। फिर आप इंक्वायर करो वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। अब सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में डाल रही है, भाई खर्चे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपने खर्चे बढ़ाने के लिए और टैक्स कम करने के लिए। सो आपने अगेन ये इंक्वायर करना है वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। इसके अलावा देखो अगर कंपनी ने अपने शेयर सेल करे हैं फॉर कैश, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं फॉर कैश, तो या तो कैश मिल गई तो बढ़िया, अगर नहीं मिली तो जो भी बैलेंस शीट की पोजीशन है दैट इज CRN मतलब करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। तो इस तरह से आपने 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं सर। क्या, ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बुक एंट्री, सी फॉर नॉर्मल कंपनी जिसने अपने एसेट्स को लॉस पे बेचा। ये जो एसेट्स है ये नॉर्मल नहीं है, शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटी। डी फॉर डिपॉजिट्स, क्या लोन्स एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट दिखाया। ई फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, एंड एफ फॉर कैश, अगर शेयर इशू है फॉर कैश तो वेदर द कैश रिसीव्ड, इफ नॉट द बैलेंस शीट पोजीशन इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब सर ये जो ABCDEF वाली प्यारी प्यारी टेक्निक है ये हमने किससे सीखी, मेरे गुरु नीरज सर से। तो सारे बच्चे बोलेंगे थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सर। अब सर इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या जितने भी मैटर्स पे मैंने इंक्वायरी करी इस पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैटर्स पे मैंने इंक्वायरी करी इस पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हां अगर आपके पास कोई स्पेशल कमेंट्स या एडवर्स रिमार्क है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कंपनी ने पर्सनल एक्सपेंसेस जो थे ओनर के उनको PNL अकाउंट में चार्ज कर रखा है तो चुपचाप इसको रिपोर्ट कर देना। सारे बच्चे अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारे बच्चे देखो क्या कहता है, ये कहता है 143(1) कहता है एवरी ऑडिटर शेल हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स ऑफ द कंपनी एंड इंटाइटल टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर सच इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एज नेसेसरी। प्लस इसको कुछ मैटर्स पे इंक्वायरी भी करनी है, तो MTP सितंबर 24 ने पूछा कौन से मैटर्स हैं जिन पे इंक्वायरी करनी है। तो यहां से एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले ए फॉर एडवांसेस, जो भी एडवांसेस है दीज आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, और इसकी टर्म्स देखना प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है। बी फॉर बुक एंट्रीज, अगेन देखना प्रीजुडिशियल नहीं है। सी फॉर नॉर्मल कंपनी, यानी नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉट अ बैंकिंग कंपनी, इसने क्या किया है, एसेट सेल करें। कौन से एसेट, शेयर, डिवेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट। ई फॉर एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। एफ फॉर कैश, अगर इसने अपने शेयर्स अलॉट करें फॉर कैश, क्या कैश एक्चुअली रिसीव हुआ, और अगर नहीं तो पोजीशन एज पर द बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। मजा आ गया कसम से। अब आओ मेरे साथ अगले वाले सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सर
मैंने कहा हाँ। 1 और 3 में फर्क क्या है? मैंने कहा 1 में सिर्फ इंक्वायरी करनी है, जरूरत पड़ी तो रिपोर्ट करेंगे अगर कुछ गड़बड़ मिलती है, ठीक है सर। 3 में पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अब सर यहां पे रिपोर्टिंग कौन कौन सी चीजों को लेके होगी, सारे बच्चे ध्यान से समझना। एक ऑडिटर क्या क्या चेक करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है, कंपनी की और ब्रांच की। तो ये कहता है सबसे पहले देखो क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है बाय द कंपनी, और जो ब्रांचेस पे हम विजिट नहीं कर पाए उनका काम होता है समराइज रिटर्न्स भेजना कि भाई समरी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो रिटर्न्स भी आप चेक करके चलोगे। ब्रांचेस वाला एक पॉइंट और कि सर ब्रांच का ऑडिट कौन कर सकता है? या तो कंपनी का ऑडिटर या कोई और। तो अगर किसी और ने किया है तो क्या उसने आपको अपनी रिपोर्ट भेजी, प्लस क्या आपने उस रिपोर्ट को कंसीडर किया। सो वेदर द रिपोर्ट ऑन द ब्रांच अकाउंट ऑडिटेड अंडर 143(8) बाय अ पर्सन अदर देन द कंपनीज ऑडिटर सेंड टू हिम, एंड किस तरह से उसने डील किया। और सर इन सब चीजों में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, बातें करते हैं। तो एक हो गई बुक्स, एक हो गई बातें। बातें मतलब वेदर यू सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नेसेसरी, इफ नॉट इसकी डिटेल्स बताओ क्या नहीं बताया और उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तीनों के तीनों पॉइंट डन डन डन। अब सर एक बात बताओ, अल्टीमेटली आप चेक क्या करने गए थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस पर रिपोर्ट करो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो बुक्स के हिसाब से हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, और अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कोई भी क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, एडवर्स रिमार्क यानी कोई गलती है, तो वो भी आप रिपोर्ट करके चलोगे। क्लियर है? बेसिक बातें, हाँ ये बातें बस आपको समझ के चलनी है। अब सर एक बात बताओ, इसमें स्पेशल पॉइंट्स क्या थे? सर ये रहा पॉइंट एफ और पॉइंट जी। पॉइंट एफ कहता है अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन है या कमेंट है, किसको लेके? ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग में, इसको भी रिपोर्ट करके चलो। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन एनी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो हम सबने सीखा है यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से क्या सीखा है सर बीबी सर से कि 100% ऑफ द एक्सपेंस इज डिसअलाउड। क्या मैं बोल दूं कंपनी की बेवकूफी से इसको भारी नुकसान हो गया, 100% इसका खर्चा डिसअलाउ हो गया, यस और नो? यस सर। तो ऐसे केस में आपने बस सिंपल सी बात समझनी है, कभी भी कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर है जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग में, चुपचाप रिपोर्ट करके चलो, ठीक है सर। इसके अलावा अगर कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया 164(2) में, सो डायरेक्टर 164(2) में डिस्क्वालीफाई कैसे होता है? दो केसेस में। अगर कंपनी नालायक हो जाती है, नालायक यानी कंपनी फाइल नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, कितने साल? 3 साल कॉन्जिक्यूटिवली, तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, काम ठीक से कर ही नहीं रहा, कंपनी संभाल ही नहीं पा रहा, या फिर कंपनी रीपे नहीं कर पा रही। सर क्या? अरे कॉल कर रहा है, कंपनी रीपे नहीं कर पा रही, सर क्या? डीडीडी का मतलब है डन डनाडन डन, नो 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 नो। डीडीडी का मतलब है डिपॉजिट्स डिबेंचर्स डिविडेंड। सारे बोलो मेरे साथ, डिपॉजिट्स डिबेंचर्स डिविडेंड, वंस मोर, डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड, या फिर डिबेंचर और डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल या उससे ज्यादा हो गया और ये पैसा इसने रीपे नहीं किया, तो अगेन इस केस में क्या होगा? जो डायरेक्टर है 5 साल तक कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन पाएगा। अब सर ये सब बारी बातें हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी आपने बस बताना क्या कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है तो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। अब सर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या वही कंट्रोल्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं? हाँ ये वही कंट्रोल है, हाँ ये वही कंट्रोल है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते वक्त देखते हो, कंट्रोल्स विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो रिपोर्टिंग है ना, सारी कंपनीज के केस में नहीं होगी, सिर्फ बड़ी कंपनीज के केस में होगी, क्योंकि छोटी कंपनीज में जो ओनर होता है वो ख्याल रख लेता है अपनी कंपनी का। तो अगर आपको लगता है एक ही बंदा है यानी 1% कंपनी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, आईएफसी रिपोर्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल। छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी, इट इज नॉट एप्लीकेबल। और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है 25 और 50 की, सर 25 क्या है? 25 इज द बोरोइंग्स। If the borrowings from the banks or financial institution is less than 25 crore during the financial year and turnover is less than 50 crore as per the last audited financial statement, तो 25 और 50 की अगर लिमिट सेटिस्फाई हो रही है तो भी इस पे आईएफसी रिपोर्टिंग नहीं लगेगी। इस पॉइंट को एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना, ठीक है सर। अब सारे बच्चे खुश। मैंने कहा क्यों? 143(3) का लास्ट पार्ट आ गया, अदर मैटर, जिसके बारे में बात करता है रूल 11 ऑफ कंपनीज कार मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अब इसमें किस किस बारे में रिपोर्ट करना है, सारे बच्चे चार्ट पे देखो। सबसे पहले सर रिपोर्ट करेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी पे, फिर प्रोविजन पे। कंटिजेंट लायबिलिटी यानी कंपनी ने इंपैक्ट दिखाया ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है सर। प्रोविजन बनाया ऑफ ऑल द मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस,
कौन से लॉसेज हैं जो इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। हमने इसमें एक एग्जांपल भी पढ़ा था कि सर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे परफॉर्म करने पे लॉस होता है 10 लाख का, अगर हम छोड़ दें, ब्रीच कर दे तो पेनल्टी लगेगी 5 लाख, तो चुपचाप हिसाब से प्रोविजन बना के चलना। इसके अलावा सर 2 डिविडेंड वाले पॉइंट थे, सी और ई, राइमिंग। सी और ई, सी पॉइंट कहता है कि सपोज अगर आपका पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है 7 साल तक, तो आपने क्या इसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में टाइम से डाल दिया, ठीक है सर। इसके अलावा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे किया एज पर सेक्शन 123, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट बात करता है ऑडिट ट्रेल की। ऑडिट ट्रेल में आपने बस 4 सवालों का जवाब देना है। ऑडिट ट्रेल है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ और आगे भी हमारे पास रहेगी। सर ये है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आगे का क्या मतलब है? तो अगर आप अपने नोट्स पे आओ तो ऑडिट ट्रेल वाले बस आपने 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है। कंपनी हैज यूज्ड द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जहां पे ऑडिट ट्रेल है मतलब ठीक है, यानी ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, कुछ नहीं हुआ, इट हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, और आगे भी रहेगी, यानी प्रिजर्व फॉर रिटेंशन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब सर ये जो मसालेदार चीज थी ये तो आप स्किप ही कर गए, ये जो मसालेदार चीज थी तो स्किप ही कर गए। तो मैंने कहा मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, आ जाओ एक बार पॉइंट नंबर डी को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर डी को पढ़ने से पहले हमें 2 केसेस समझने पड़ेंगे। सर क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? ये कहता है केस नंबर 1, जो आपकी क्लाइंट कंपनी है इसने फंड्स दिए किसको? एनी पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी। जो ये फंड्स देती है इसको हम क्या बोलते हैं? फली। फली मतलब फंड्स एडवांस करे, लोन करे, इन्वेस्ट करे इन एनी पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग अ फॉरेन एंटिटी, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी। सर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जो पैसा इसको दिया ना ये आगे देगी, किसको देगी? अनदर एंटिटी को, इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं लिग्स। जिसको आखिरी में पैसा मिलता है उसको कहते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब एक बच्चा मेरे को आके बोलता है सर लॉजिकली ये पैसा डायरेक्टली इसके पास आना चाहिए था, ये वाया क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड हो रहा होगा, पक्का मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड हो रहा होगा। तो शेड्यूल 3 कहता है जब भी इस तरह की हेरा फेरी वाली ट्रांजैक्शन होती है इसको डिस्क्लोज करो इन द नोट्स टू अकाउंट्स। अब मैं एज अ ऑडिटर क्या करूं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि भाई नोट्स के अलावा ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी जितनी ऐसी ट्रांजैक्शन थी नोट्स में डिस्क्लोज हो गई, ठीक है सर। इसी तरह से एक और कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसमें थोड़ी पोजीशंस बदल जाती है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही रहता है, कंपनी इंटरमीडियरी बन जाती है और इंटरमीडियरी फंडिंग पार्टी बन जाती है। तो ये कहते हैं अ पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन, जिसको हम बोलते हैं फंडिंग पार्टी, इसने फंड्स दिए किसको? कंपनी को, विद अंडरस्टैंडिंग कि ये फर्दर लोन करेगी, इन्वेस्ट करेगी, गारंटी देगी, सिक्योरिटी देगी, किसको? अनदर एंटिटी को। तो अगेन अगर ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन है जहां पे आपकी क्लाइंट कंपनी इंटरमीडियरी बन के बैठी है, ये भी नोट्स में आनी चाहिए। मैं क्या करूं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि अपार्ट फ्रॉम द नोट्स ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यही बातें मैंने आपको लिखवाई थी डी में कि क्या मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी, दैट टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ, जिसको हम प्यार से क्वालिफाइंग लैंग्वेज भी बोलते हैं ऐसे 580 में, अदर देन डिस्क्लोज्ड इन नोट्स देयर इज नो फली, नो फंड्स एडवांस्ड, लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन एनी पर्सन और एंटिटी, जिसको इंटरमीडियरी बोलते हैं, कि ये आगे फर्दर इसको लैंड, इन्वेस्ट, गारंटी या सिक्योरिटी देगी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो एकदम फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। अगला पॉइंट, सेकंड केस में क्या था? कंपनी बन गई थी इंटरमीडियरी। सो अगेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन डिस्क्लोज टू नोट्स, हमने कोई फंड रिसीव नहीं करे किसी भी पर्सन से कि हम आगे इसको लैंड, इन्वेस्ट, गारंटी या सिक्योरिटी देंगे टू द अनदर एंटिटी। आखिरी में ऑडिटर बस ये बोलेगा हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ली उसमें क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली? ओहो, हमने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली क्या उसमें कोई रिटर्न मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली या नहीं? क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा रूल 11 कंप्लीट हो जाता है। बस ये कहता है जब भी आप कोई नेगेटिव और क्वालिफिकेशन दो अपनी रिपोर्ट में तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी वजह से जब भी आप ऐसे 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, जब भी आप ऐसे 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो उसका रीजन कहां बताते हो? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, इसका रीजन कहां आता है? सर इसका जवाब बेसिस बताते हो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, यहां पे आप इसका रीजन बताते हो। अब पता चला क्यों बताते हो? हां सर, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा था। साथ ही साथ 143(9) कहता है कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई करना है। तो अगर कोई राह चलता आदमी आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से क्यों कंप्लाई करना है, बोलना जाके 143(9) पढ़ लो। फिर सर एक बात बताओ, कारो 2020 क्यों लगता है? क्योंकि 143(11) में लिखा है। तो ये बेसिक बातें आपको जाननी है। और लास्ट में बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। ये कहता है 143(12) में
अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसमें जिस थाली में खाया उसी में छेद, यानी एनी फ्रॉड बाय द एम्प्लॉय और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी 1 करोड़ और अबव, ग्रेटर देन 1 करोड़ नहीं बोला, 1 करोड़ और अबव तो चुपचाप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ। सर 1 करोड़ से कम है तो ऐसे केस में बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताएंगे। ऐसे केस में हम बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताएंगे, जिस तरह से मैनर प्रिस्क्राइब्ड है। फ्रॉड की रिपोर्टिंग क्लॉज 11 पैरा 3 कार्ड 2020 में भी होती है, तो उसको भी साथ साथ रेफर करके चलना। सो यहां आपका पूरा का पूरा कंपनी लॉ वाला रिवीजन जो भी ऑडिट से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप काफी मजा आया होगा, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। और सर एक क्वेश्चन रह गया, वो भी करा देता हूं, ऑडिट ट्रेल वाला। ऑडिट ट्रेल वाला क्वेश्चन कहता है कि ऑडिट ट्रेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बताओ। है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आगे भी रहेगी। है मतलब ऑडिट ट्रेल फीचर इज प्रेजेंट इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है मतलब इट इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो टेम्परिंग। सारे बच्चे करो, हम अपने फोन पे कौन सा ग्लास लगवाते हैं? टेम्पर ग्लास। तो बोलना कोई टेम्परिंग नहीं हुई। और आखिरी में क्या बोलेंगे? सर आखिरी में बस इतना बोलना है, हमने इसको रिटेन भी किया, हमने इसको रिटेन भी किया। और क्या चाहिए सर? और कुछ नहीं चाहिए। मजा आ गया? हाँ सर मजा आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। एंड यस, लगे रहो, अपना बेस्ट देते रहो, मंजिल पक्की है। एंड जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभार सेल्फ डाउट आता होगा, कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी। मैं बताऊँ, करने से ही होंगी। जब आप चीज़ों को अच्छे से करोगे डेफिनेटली चीज़ें होंगी एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, सो इसी तरह खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिविजन। तब तक के लिए हम हैं राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू। हाँ लाइक भी कर देना, चलो।